हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएन ट्यूशन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 है वो हम स्टार्ट आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 के नोट्स हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वाउचर और अकाउंट्स है, जो कि जीबीएससी बीएसआर बुक की है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेकेंड चैप्टर में हम आज क्या क्या स्कोर करेंगे। तो इसमें है जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये सब हम इसके अंदर स्कोर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, कितने टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन। So the exchange of the goods or service of a business for cash and on credit between two or more person is called business transaction। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो गुड्स और सर्विस का जो एक्सचेंज होता है, मतलब लेन देन होता है, और वो भी कैश या क्रेडिट के बेस पे, जैसे उधार लिया या कैश में दिया लिया, ऐसे जो भी गुड्स और सर्विस का जो एक्सचेंज होता है दो और दो से अधिक पर्सन के बीच में, उसे बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम। सो एग्जाम्पल है जैसे राम सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 टू श्याम, दिस इज बिजनेस ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पर्सन। दो व्यक्तियों के बीच में ये ट्रांजेक्शन हुआ। राम ने सोल्ड किया गुड्स 5,000 श्याम से। राम सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 टू श्याम। तो राम ने श्याम से गुड्स खरीदा, तो ये एक तरह से क्या हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सो यहाँ पे सेकंड है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं। सो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन whose value can be measured in money, cash or credit from, and where payment is made immediately or is to be made in the future are called इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? जिसका वैल्यू मनी में मतलब जिस ट्रांजेक्शन का वैल्यू मनी में मेजर किया जाए, जैसे कैश मनी। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसकी मनी में वैल्यू हो, मतलब मनी में उस मेजर किया जा सके, उस चीज की वैल्यू को मनी में मेजर किया जा सके। और पेमेंट इज मेड इमीडिएटली और इज टू बी मेड इन द फ्यूचर। और जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ट्रांजेक्शन का जो भी पेमेंट है वो इमीडिएटली हो जाए या तो फिर फ्यूचर में हो, बट मतलब मनी में ही उसकी उसकी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब मनी में ही मेजर होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 टू बी पेड आफ्टर 30 days, मिजरेबल इन मनी, सो इट इज एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जैसे परचेज किया गुड्स 10,000 का और 30 डे के बाद में पेमेंट करेंगे, मतलब जैसे मान लो कि परचेज किया गुड्स 10,000 का गुड्स परचेज किया। ठीक है, गुड्स परचेज किया तो गुड्स तो आया हमारे पास, लेकिन हमको पैसा भी देना पड़ेगा, लेकिन हम 30 डे के बाद में देंगे पैसा। तो ये मनी में मेजर हो रहा है। ठीक है, हमने गुड्स खरीदा, साथ साथ में हमको उसको पैसे भी देना पड़ेगा। हमने गुड्स खरीदा, गुड्स हमारे पास आया, पैसे उसको देना पड़ेगा हमें, लेकिन हम 30 डे के बाद में देंगे। तो ये एक तरह से मेन्यू में मेजर हो, सॉरी, मनी में मेजर हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे बोला है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है। So transaction whose value cannot be measured in the terms of money are called non-economic transaction। तो जिस ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन जिसकी वैल्यू मनी में मेजर ना किया जा सके। ठीक है, जिसको मनी, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको मनी में मेजर नहीं किया जा सके, इसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। हियर इज ए नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये मनी में मेजर नहीं हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो मनी में मेजर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अकाउंट की बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, द ओनर प्रेज्ड एन एम्प्लॉय फॉर गुड वर्क। तो अब यहाँ पे क्या है, मालिक ने प्रेज यानी प्रशंसा की एम्प्लॉय को,
मालिक ने एम्प्लॉय की प्रशंसा की क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है, तो यहाँ पे कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। ओके, सो इट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इसीलिए ये एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, इसलिए ये सब अकाउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि इसको मनी में मेजर हो ही नहीं रहा है। ठीक है, मालिक ने प्रशंसा की एम्प्लॉय की उसके अच्छे काम के लिए, तो यहाँ पे कोई मनी में मॉनेटरी कोई वैल्यू है, कोई मनी में इसका मेजर कर रहे हैं? नहीं, मनी की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो प्रेज की प्रशंसा की एम्प्लॉय की, यहाँ पे मनी जैसा कोई काम ही नहीं हो रहा है, इसीलिए ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सबसे पहले कैश ट्रांजेक्शन देखते हैं। व्हेन पेमेंट ऑफ गुड्स और सर्विस इज मेड when payment of goods or service is made received immediately in cash, it is called कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, जब भी पेमेंट होता है, जैसे हम कोई भी गुड्स और सर्विस जब भी खरीदने का बनता है, तो उसका पेमेंट इमीडिएटली करना होता है कैश में, तो उसे बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ब्रॉड गुड्स bought goods for ₹500 and paid cash immediately at the shop। जैसे हम लोगों ने गुड्स खरीदा शॉप पर से, हमने 500 का गुड्स खरीदा और गुड्स ले लिया और साथ तुरंत ही हमने कैश पेमेंट कर दिया। हमने माल खरीदा, हमने गुड्स खरीदा और तुरंत ही हमने कैश शॉप वाले को दे दिया, तो यहाँ पे तुरंत कैश दे दिया और गुड्स ले लिया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। when goods, assets, service are bought or sold now but payment is to be made or received in the future, it is called credit transaction। सिंपल है, कोई भी एसेट्स हो, कोई भी गुड्स हो, कोई भी सर्विस हो, ठीक है, उसको हम या खरीदे या बेचे, बरोबर, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन पेमेंट हम कब करें? बाद में करेंगे। ओके, पेमेंट इज टू बी मेड और रिसीव्ड इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कभी तुरंत हम पेमेंट नहीं दे, या तो हम लोगों ने कुछ भी सोल्ड किया हो या कुछ भी खरीदा हो, बट हम अगर हम खरीद रहे हैं या हम कुछ भी बेच रहे हैं, लेकिन हम तुरंत मनी नहीं उस समय पे कर रहे हैं, हम फ्यूचर में कभी जो भी डिसाइडेड फ्यूचर में जो भी डिसाइडेड डेट होगा उसमें हम पेमेंट करेंगे, तो इसे बोलते हैं उधार ट्रांजेक्शन, मतलब उसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी उधार ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, bought furniture worth ₹20,000 and promised to pay after 3 months। ठीक है, फर्नीचर खरीदा, 20,000 का फर्नीचर खरीदा, सपोज मैं हमने 20,000 का फर्नीचर खरीदा। ठीक है, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ गया, तो हमको पैसे तो उसको देने पड़ेंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं अभी नहीं हम देंगे, हम 3 मंथ के बाद में आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम 3 मंथ के बाद में आपको पैसे देंगे, तो इसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनल ट्रांजेक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? सो इंटरनल ट्रांजेक्शन देखते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट ऑकर्स विद इन द बिजनेस विथआउट इन्वॉल्विंग एनी आउटसाइडर पार्टी, देयर आर नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है इको इंटरनल ट्रांजेक्शन, जैसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट ऑकर विद इन द बिजनेस विथआउट इन्वॉल्विंग एनी आउटसाइड पार्टी। इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बिजनेस के अंदर जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं, इसके अंदर जो इन्वॉल्व है वो अंदर के ही लोग इन्वॉल्व हो, आउटसाइडर पार्टी विथआउट इन्वॉल्विंग एनी आउटसाइडर पार्टी, बिना कोई बाहरी पार्टी को इन्वॉल्व किए हुए खाली अंदर के ही जो पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, उन्हें बोलते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन। देयर आर नॉन कैश ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, रिकॉर्डिंग depreciation of the 5,000 on machinery, no cash paid, no outside party involving। ठीक है, जैसे कि रिकॉर्ड किया गया है, जो डेप्रिसिएशन लगते हैं, जो मशीन के ऊपर जो घसारा बोलते हैं डेप्रिसिएशन, वो मशीन के ऊपर 5,000 का लगा है घसारा, तो ये नो कैश पेड, इसके अंदर कैश पेड नहीं करना है, नो आउटसाइडर पार्टी इन्वॉल्विंग, इसके अंदर कोई आउटसाइडर पार्टी भी
इन्वॉल्व नहीं है, तो इसे बोलते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन। ओके, एक्सटर्नल देखते हैं, ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन द बिजनेस एंड आउटसाइडर पार्टी, पर्सनल, फॉर्म्स, बैंक। अब एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? जिस ट्रांजेक्शन के अंदर मतलब उस प्लेस में बिजनेस के लोग भी हो और आउटसाइडर पार्टी भी हो, जैसे कोई पर्सन, बिजनेस का कोई पर्सन है या कोई फर्म है, कोई बैंक है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। यानी अंदर के तो पर्सन रहते हैं, साथ में बाहरी आउटसाइडर पार्टी के भी रहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, टुक अ लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम अ बैंक। जैसे कि एक लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है 50,000 का, ठीक है। तो एन आउटसाइडर पार्टी, बैंक इन इन्वॉल्व, ठीक है। अब जैसे मैंने बैंक से 50,000 का लोन लिया है, ठीक है, तो बैंक भी इन्वॉल्व है, बैंक आउटसाइडर पार्टी कहलाती है, तो वो भी इन्वॉल्व है मेरे ट्रांजेक्शन के अंदर, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या होता है? जो बाहरी कोई पार्टी इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ अंदर के ही जो फर्म के अंदर के लोग हैं जो वही हो, उसे इंटरनल बोलते हैं। और एक्सटर्नल किसे बोलते हैं? जो बाहरी पार्टी भी इन्वॉल्व हो। जैसे यहाँ पे बैंक का हमने एग्जांपल लिया कि बैंक से 50,000 का लोन लिया, तो हम तो हैं ही, फर्म तो है ही, साथ में आउटसाइडर पार्टी जैसे लाइक बैंक इन्वॉल्व है, तो ये एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन में आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूल इफेक्ट। तो ड्यूल इफेक्ट में देखते हैं, ड्यूल इफेक्ट, ड्यूल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज ड्यूल टू साइड इफेक्ट। हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो ड्यूल यानी दोहरा, दो साइड इफेक्ट होते हैं। वन अकाउंट इज डेबिट, एक अकाउंट डेबिट होता है, एंड अनदर इज क्रेडिट, और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। ये एक फाउंडेशन है डबल एंट्री सिस्टम का, डेबिट और क्रेडिट, उधार और जमा बोलते हैं वो, बराबर। ड्यूल इफेक्ट यानी दोहरा इफेक्ट बोलते हैं, दोहरा ट्रांजेक्शन जिसमें दो साइड होते हैं। एक अकाउंट होता है डेबिट यानी उधार, और एक अकाउंट होता है क्रेडिट यानी जमा, ठीक है। इसे मतलब इसे डबल एंट्री सिस्टम का फाउंडेशन माना जाता है, डेबिट और क्रेडिट। एग्जाम्पल देखते हैं, परचेस गुड्स ऑफ रुपीज, सॉरी, परचेस गुड्स फॉर कैश 10,000, 10,000 का गुड्स परचेज किया, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट मतलब क्या? जो गुड्स आता है, गुड्स कैम इन, जो आता है उसे बोलते हैं डेबिट, और जो जाता है उसे बोलते हैं क्रेडिट। जैसे हम क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फॉर 10,000 कैश, मतलब गुड्स खरीदा 10,000 में, मतलब गुड्स हमारे पास आ रहा है, हमने गुड्स खरीदा, गुड्स आया, अब हमको क्या देना पड़ेगा? सामने पैसे देने पड़ेंगे, तो गुड्स आ रहा है इसलिए गुड्स कैम इन, तो डेबिट। लेकिन गुड्स नहीं लिखेंगे, हम गुड्स के बदले परचेस लिखेंगे। और क्या जा रहा है हमारे पास से? हमारे पास से कैश जा रहा है, हमने गुड्स खरीदा तो हमें कैश देना पड़ेगा सामने वाले को, तो हमारे पास से कैश जा रहा है, तो कैश वेंट आउट, तो देयर अकाउंट इज क्रेडिट। तो इस तरह से यहाँ पे ड्यूल इफेक्ट इन्वॉल्व है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, स्पेशल इफेक्ट ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, स्पेशल इफेक्ट ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। A credit transaction create a debtor-creditor relationship between the business and the other person। देखिए यहाँ पे लिखा है जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, मतलब उधार व्यवहार जो होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, वो वहाँ पे दो वो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एक डेब्टर एक क्रेडिटर, ठीक है। वो बिजनेस के अंदर दो पर्सन क्रिएट होते हैं, उनका रिलेशनशिप बनता है, कौन सा? डेब्टर और क्रेडिटर का। इफ वी बाय ऑन क्रेडिट, अगर हम कोई भी चीज क्रेडिट पे खरीदते हैं, वी बिकम अ डेब्टर, हम क्या बन जाएंगे? डेब्टर। एंड द सेलर बिकम अ क्रेडिटर, और सेलर क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। अगर हम कोई भी चीज उधार खरीद रहे हैं, ठीक है, हम खरीद रहे हैं, वो चीज हमारे पास आई, लेकिन हमको सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है।
तो वी बिकम अ डेप्टर, तो हमको सामने वालों को देना है पैसा, तो हम डेप्टर हो जाएंगे। और जो हमको बेच रहा है वो क्रेडिटर हो जाएगा, उसको लेना है पैसे। ठीक है। इफ वी सेल ऑन क्रेडिट, और अब सेकंड है कि अगर हम बेच रहे हो कोई चीज, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई सामान है, हम बेच रहे हैं, तो सामान हमारे पास से जा रहा है और पैसे हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बायर है, जो खरीदार है, यानी जो सामने वाला है, वो हो जाएगा डेब्टर, एंड वी बिकम अ क्रेडिटर, और हम पैसे लेने वाले बन जाएंगे, यानी हम क्रेडिटर हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको मनी मनी देखना है, मेन मनी। जैसे आप कुछ, जैसे यहाँ पे लिखा है वी बाय अ ऑन क्रेडिट, हम लोगों ने क्रेडिट यानी उधार पे खरीदा है। अब हम खरीद रहे हैं, यानी हमारे पास गुड्स आ रहा है, ठीक है, बट हमारे पास से पैसा जाएगा। तो हमारे पास जो जा रहा है, ठीक है, वी बिकम अ डेप्टर, उस समय हम क्या बन जाएंगे, डेप्टर बन जाएंगे, हम देने वाले बन जाएंगे। और जो सेलर है, ठीक है, जिससे हमने खरीदा है माल, वो हो जाएगा क्रेडिटर। सेम इसी तरह से सेकंड है वी सेल ऑन क्रेडिट, अब हमने बेचा है, हमने अपना सामान बेचा है, हमारे पास से सामान जा रहा है, पर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास पैसे आ रहा है, तो वी बिकम अ क्रेडिटर, तो उस समय हम क्रेडिटर बन जाएंगे, और जो बायर है, जिसने खरीदा है, वो डेब्टर बन जाएगा। ठीक है। हमको मनी देखना है, मनी कौन ले रहा है कौन दे रहा है, उस हिसाब से वो डेब्टर क्रेडिटर क्रिएट होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तीन टाइप के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं। सबसे पहले है कैश ट्रांजेक्शन, सेकंड है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, एंड थर्ड है स्पेशल अदर ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होता है, पेमेंट मेड इमीडिएटली इन कैश, जैसे जो भी पेमेंट होता है ना, इमीडिएटली कैश में हो जाता है। जैसे कैश ट्रांजेक्शन है, हमने गुड्स परचेज किया, ठीक है, हमने गुड्स परचेज किया, तुरंत हमने कैश दे दिया, वहां पे तुरंत कैश देना, गुड्स लेना, ये हो जाता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, पेमेंट इज टू बी मेड और रिसीव्ड इन फ्यूचर, या तो खरीदा है या तो बेचा है, लेकिन उस समय तुरंत कैश में नहीं हो रहा है, यानी उधार में हो रहा है, तो फ्यूचर में उसकी पेमेंट होगी, तुरंत तो उसकी पेमेंट नहीं होगी। और तीसरा है स्पेशल और अदर ट्रांजेक्शन, लाइक डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट और नो कैश फ्लो। ठीक है, जैसे कोई डेप्रिसिएशन है, ये अदर टाइप के ट्रांजेक्शन आ जाते हैं। बैड डेब्ट है, ठीक है, आगे के चैप्टर में जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, वहां पे हमको डेप्रिसिएशन और बैड डेब्ट के बारे में पता चलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे वाउचर। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं वाउचर क्या है, व्हाट इज अ वाउचर। अ वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट और प्रूफ ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन में एक डॉक्यूमेंट बोलते हैं या प्रूफ बोलते हैं, मतलब प्रूफ बोलते हैं, भाई हमारे पास ये प्रूफ है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर तो हमको डॉक्यूमेंट या प्रूफ तो रखना पड़ेगा ना, भाई इतना ट्रांजेक्शन हुआ, इतना नहीं हुआ, ये हुई, इतना कैश आया, इतना कैश गया, ये आया, ये गुड्स आए, ये गुड्स परचेज किए, ये बाय किया, ये सेल किया, इस तरह से हमको एक डॉक्यूमेंट और प्रूफ रखना पड़ता है बिजनेस के अंदर। ठीक है। इट इज इट इज द पिलर ऑफ अकाउंटिंग, ये एक तरह से पिलर है, पिलर यानी खंभा है अकाउंटिंग का, समझ लीजिए। जैसे एक बिल्डिंग का खंभा होता है, पिलर होता है, वैसे समझ लो अकाउंट का ये वाउचर है ना, पिलर माना जाता है। एंड इज द फर्स्ट स्टेप टू रिटर्न अकाउंट, और ये जो बोलते हैं ना, अकाउंट लिखने का जो पहला सीढ़ी है, स्टेप्स है, वो ये वाउचर है। नो एंट्री इज वैलिड विदाउट अ वाउचर, अगर वाउचर नहीं है तो आप की एंट्री वैलिड नहीं कहलाएगी, ठीक है, इनवैलिड कहलाएगी। वाउचर बहुत जरूरी है, वाउचर के बिना एंट्री वैलिड नहीं कहलाएगी। एग्जाम्पल, जैसे इसके एग्जाम्पल, कैश मेमो, बिल, रिसीप्ट, चेक्स, काउंटर फॉल्स, ऑल आर वाउचर, ये सारे वाउचर हैं। ठीक है। आपके स्कूल में भी जो फीस भरते हैं, उसकी कार्ड होती है, या तो स्लिप देते हैं। ओके, तो ये वो भी एक तरह से वाउचर है, तो बिजनेस के लिए भी वाउचर बहुत ही जरूरी है, बिना वाउचर के एंट्री वैलिड नहीं कहलाएगी। ओके। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर। अब यहाँ पे कितने टाइप के वाउचर दिए गए हैं, खाली हम नेम पढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे।
तो फर्स्ट है सेल्स बिल, सेकंड परचेज बिल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, काउंटर, फोलियो ऑफ चेक, प्ले इन पे इन स्लिप, रिसिप्ट इश्यूड, रिसिप्ट रिसीव्ड, एक्सपेंस बिल। ये सारे 9 टाइप के वाउचर के टाइप्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे कितने टाइप के अकाउंट हैं? टू मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट एंड, ओके, यहाँ पे दो टाइप के अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या है? रिलेटेड टू पर्सन, फर्म और इंटिटीज। कोई भी संस्था है, कोई भी फर्म्स है, कोई भी पर्सन है, उसके रिलेटेड अकाउंट को पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर डिवाइडेड इनटू रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। जो इम्पर्सनल अकाउंट है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आगे क्या है रियल और नॉमिनल अकाउंट आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे बोला है पर्सनल अकाउंट्स क्या है, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो अकाउंट रिलेटेड टू द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, टू सब टाइप्स, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, लिविंग इंडिविजुअल, राम श्याम मीरा। अब देखो इसमें क्या बोला है, जो पर्सनल अकाउंट है उसमें क्या होता है, अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। या तो कोई पर्सन है या तो कोई संस्था है। ठीक है, इसको टू सब टाइप्स हैं, जैसे कि नेचुरल पर्सन में कैसा आता है, जैसे लिविंग इंडिविजुअल, जैसे व्यक्तिगत जो लिविंग है, लाइक राम श्याम मीरा मीना, ये सब लिविंग इंडिविजुअल पर्सन है, नेचुरल पर्सन आते हैं। और दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म्स है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब वो लिविंग पर्सन नहीं है, मतलब बोलते हैं लिविंग इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। जैसे कोई पार्टनरशिप का फर्म है, कोई कंपनी है, कोई कोऑपरेटिव कंपनी है, कोई क्लब, कोई ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, या तो फिर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। और जो नेचुरल पर्सन होते हैं वो लिविंग इंडिविजुअल होते हैं, जैसे राम श्याम मीरा, और ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल, जैसे राम्स अकाउंट, टाटा लिमिटेड अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, एबीसी क्लब, ये सब आ जाते हैं। राम्स अकाउंट में नेचुरल पर्सन आ जाते हैं। ठीक है, बाकी देखो जैसे कि टाटा लिमिटेड, ये कोई फर्म है या कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एबीसी क्लब कंपनी, ये सब इसमें आर्टिफिशियल में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो रियल अकाउंट क्या है? अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स ऑफ द बिजनेस, बहुत टेंजिबल। यहाँ पे बोला है अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स ऑफ द बिजनेस, बहुत टेंजिबल, विजिबल एंड इनटेंजिबल नॉट विजिबल। सबसे पहले टेंजिबल का मतलब होता है विजिबल, यानी जो दिखाई दे। ठीक है, और इनटेंजिबल मतलब क्या होता है, नॉट विजिबल, जो दिखाई न दे। तो जो इस तरह के जो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, वो जो भी अकाउंट से रिलेटेड एसेट्स है बिजनेस के अंदर, जो टेंजिबल दिखाई दे, जो ना दिखाई दे, वो उसे रियल अकाउंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है कैश अकाउंट, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, गुडविल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ये सब रियल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट किसे बोलते हैं? अकाउंट रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंस, जो भी इनकम यानी आवक और जो खर्चे के रिलेटेड अकाउंट होते हैं उसे नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके अलावा इसको बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी खर्चे खर्चे आवक का खर्चा के अकाउंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया सैलरी अकाउंट। सैलरी एक तरह से हमको सैलरी कंपनी में देना पड़ता है, एक्सपेंस हो गया। कमीशन रिसीव, कमीशन मिला तो वो इनकम हो गया। रेंट दिया या लिया, वो भी हो गया इंटरेस्ट, दिया या लिया जो भी हो,
तो ये सब क्या होता है, ये इनकम और एक्सपेंस यानी आवक और खर्चे के रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, इसे इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे बोला है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसके रूल्स क्या है, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या है। तो सबसे पहले इसमें हमको एक वो टेबल बना के दिया है। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ओके, नॉमिनल अकाउंट, थर्ड है यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो हम रूल्स पढ़ते जाएंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे आपको। सो फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के रूल है रिसीवर। रिसीवर यानी जो रिसीवर होता है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है। ठीक है, और ग्रीवर, गिवर, रिसीवर यानी जिसको प्राप्त होता है, जिसको मिलता है, उसकी अकाउंट डेबिट होता है। और गिवर यानी जो देने वाला होता है, उसकी अकाउंट क्रेडिट होता है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, जैसे अब एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, जैसे मान लो राम से हमको कैश मिला, तो राम अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और पेड कैश टू श्याम, तो श्याम अकाउंट डेबिट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, राम से हमको कैश मिला तो राम का अकाउंट क्रेडिट। पेड कैश टू श्याम, श्याम को कैश दिया तो श्याम अकाउंट डेबिट। इस तरह से। चलिए रियल अकाउंट का देखते हैं, उसका क्या है रूल। तो रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, उसका अकाउंट डेबिट होगा, जो आ रहा है बिजनेस से उसको डेबिट करेंगे। व्हाट गोस आउट, जो जा रहा है बिजनेस से, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो जा रहा है वो हम जमा करेंगे। ओके, सो यहाँ पे कैश रिसीवर, जो कैश रिसीव, जैसे कुछ, डेबिट व्हाट कम्स, अगर कुछ आ रहा है, ठीक है, तो वो डेबिट होगा। बट अगर हम कुछ सामान ले रहे हैं, हमारे पास वो सामान आ रहा है, तो वो डेबिट होगा। लेकिन अगर हमारे पास से कैश जा रहा है तो वो अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो जा रहा है हमारे पास से गुड्स, ठीक है, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हमारे पास सिर्फ कैश आएगा तो हमारा अकाउंट डेबिट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस और लॉसेस, डेबिट और एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस है, जितने भी खर्चे हैं उन सबको डेबिट होता है, और जितने भी इनकम है, आवक है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। जैसे सैलरी पेड, हम सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है। कमीशन अर्न, कमीशन मिला, कमीशन कमाया, तो वो हमारे पास आ रहा है, हमारा इनकम है, इसलिए उसके अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ओके, जैसे जैसे आप आगे एंट्री करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम में जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका जो एंट्री करना पड़ता है, अगर वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये जो रूल्स है ना अच्छे से लर्न हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पेबल, रिसीवेबल एंड सर्विस। सो पेएबल मीन्स क्या होता है, एनी अमाउंट दैट इज आउटस्टैंडिंग टू बी पेड फॉर एसेट्स, गुड्स और सर्विस एक्वायर्ड इन द पास्ट इज नोन एज पेएबल। एग्जाम्पल देखते हैं, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 लास्ट मंथ बट नॉट yet पेड, दिस इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज पेएबल। ओके, क्रेडिटर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 लास्ट मंथ, ठीक है, हमने लास्ट मंथ में क्या किया, परचेज किया 15,000 का गुड्स, बट नॉट येट पेड, लेकिन अभी तक दिया नहीं है, तो इसको बोलते हैं दिस आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज पेएबल। तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेएबल होता है, तो यहाँ पे क्रेडिटर बनता है। सो एनी अमाउंट दैट इज आउटस्टैंडिंग इज टू बी पेड फॉर एसेट्स, कोई भी अमाउंट हो जो आउटस्टैंडिंग हो जाए, पेड करना पड़े, हमको देना पड़े, कोई भी एसेट्स के ऊपर, कोई भी गुड्स के ऊपर और सर्विस के ऊपर हो, पास्ट में हमको उसको पेएबल करना है, तो हमारे लिए पेएबल होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने कुछ, जैसे हमारा फर्म है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम लोगों ने कोई भी गुड्स खरीदा है, कोई भी सर्विस हमने लिया है, या कोई भी एसेट्स लिया है,
ठीक है, हमने तो ले लिया लेकिन हमको उनको पे करना पड़ेगा ना, तो वो हम अभी नहीं पे कर रहे हैं लेकिन बाद में कभी करेंगे, तो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग टू बी पेड हो जाएगा, मतलब हमको हमारे लिए पेएबल है। ठीक है, हमको देना है तो हमारे लिए पेएबल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिसीवेबल। अब रिसीवेबल का मतलब यहाँ पे क्या है, एनी अमाउंट दैट इज आउटस्टैंडिंग टू बी रिसीव्ड फॉर एसेट्स गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड इन द पास्ट इज कॉल्ड रिसीवेबल। एग्जाम्पल देखते हैं, सोल्ड गुड्स to Mohan worth rupees 8,000 last month but payment not yet received. This is receivable debtor। यहाँ पे debtor क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि हमने मोहन को 8,000 का हमने मोहन को गुड्स सोल्ड किया, यानी बेचा, मोहन को बेचा। ठीक है, गुड्स तो गया पर हमको तो पैसे लेने हैं ना मोहन के पास से, बट अभी तक हम लोगों ने लिया नहीं। हम अभी तक हम लोगों ने लिया नहीं, लेकिन जब भी हमको मिलेगा या हम जब लेंगे उस समय में वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल कहलाएगी, यानी डेब्टर वहां पे क्रिएट होगा। समझ में आया? हमारे लिए हमको लेना है, इसलिए हम डेब्टर होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सर्विस। तो सर्विस का यहाँ पे बताया है, व्हेन मनी इज पेड और रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ वर्क डन एक्सेप्ट a physical asset, it is treated as a service। एग्जाम्पल देखते हैं, पेड 2,000 फीस टू अ सीए, नो फिजिकल गुड्स रिसीव्ड, ओनली प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने पेड 2,000 फीस टू अ सीए, सीए को 2,000 का फीस दिया, नो फिजिकल गुड्स रिसीव, यहाँ पे कुछ हमने गुड्स नहीं खरीदा, खाली हमने क्या किया, हमने सीए को पैसे दिए, उसके काम के बदले हमने पैसे दिए उसको। ठीक है, यहाँ पे कोई भी गुड्स हम लोगों ने, फिजिकल गुड्स हमने रिसीव नहीं किया, ओनली प्रोफेशनल हमने सर्विस प्रोवाइड हमें मिली। हम मतलब सर्विस, हमको सीए ने सर्विस दिया, हमने उसके बदले उसको 2,000 पे किया, तो यहाँ पे ओनली प्रोफेशनल सर्विस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, व्हेन अ मनी इज, अब यहाँ पे बोला है कि when money is paid or received in exchange of work done। ठीक है, कोई भी वर्क काम हुआ उसके बदले में सिर्फ मनी दिया या लिया। ठीक है, एक्सेप्ट अ फिजिकल एसेट, ठीक है, जिसमें कोई भी फिजिकल एसेट नहीं है, इट इज ट्रीटेड एज ए सर्विस, एक तरह से ये सर्विस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट दिए गए हैं ये पूरे चैप्टर का, उसके बाद में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के बाद में आप इस चैप्टर सेकंड चैप्टर जो है अकाउंट का, ड्यूल अकाउंट का या ट्रांजैक्शन का, उसके हम नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद के जो आपको वीडियो में शेयर करूंगी उसमें आगे के चैप्टर के पॉइंट हैं। So, only economic transaction of a business are recorded in the books of account. Non-economic transaction are not recorded। अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर, मतलब बिजनेस के अंदर या तो अकाउंट के अंदर जो भी रिकॉर्ड होता है, सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होता है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिजनेस के अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाउचर इज द पिलर ऑफ अकाउंट अकाउंटिंग। वाउचर एक पिलर कहा जाता है अकाउंटिंग का। इट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर राइटिंग एनी अकाउंट एंट्री। कोई भी अकाउंट की एंट्री लिखने से पहले जो पहला स्टेप होता है वो वाउचर होता है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज ए ड्यूल इफेक्ट, टोटल डेबिट ऑलवेज इक्वल टोटल क्रेडिट। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं, दो ड्यूल इफेक्ट होते हैं। टोटल जितना डेबिट होता है उतना ही इक्वल क्रेडिट होता है, मतलब जितना आपका डेबिट बैलेंस होना चाहिए उतना ही इक्वल क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। लिव पर्सन आर इंक्लूडेड अंडर नेचुरल पर्सन अकाउंट। जो बोलते हैं ना, जो जिंदा पर्सन, मतलब जो नेचुरल पर्सन होता है, लिव पर्सन होता है, वो नेचुरल पर्सन अकाउंट में इन्वॉल्व होता है। नॉमिनल अकाउंट आर टू बी कॉल्ड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसके अंदर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इन्वॉल्व होता है। ओके, इन इंटरनल ट्रांजेक्शन नो आउटसाइड पार्टी इज नीड।
external transaction are between इन इंटरनल ट्रांजेक्शन नो आउटसाइड पार्टी इज न्यू। जो इंटरनल ट्रांजेक्शन होते हैं उसके अंदर बाहरी पार्टी की जरूरत नहीं होती। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन आर बिटवीन द बिजनेस एंड द आउटसाइड पार्टी। और जो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होते हैं वो जो बिजनेस और जो आउटसाइड पार्टी होती है उन दोनों के बीच में होता है। लेकिन जो इंटरनल ट्रांजेक्शन होता है उसमें आउटसाइड पार्टी की जरूरत नहीं होती है। बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही होता है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कैश बी सॉरी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कैन बी कैश, क्रेडिट और स्पेशल। जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है वो कैश में भी होता है, क्रेडिट में भी और स्पेशल भी होता है। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय एवरीवन।